एक सवाल कई बार बहुत सारे लोगों के मन में आता है, ये जो हमारी दुनिया है, ये तो हम देख रहे हैं कैसी है। हमसे पहले की दुनिया कैसी थी, उससे पहले की दुनिया कैसी थी, हमारे पूर्वज कैसे थे, वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनकी मौत के बाद क्या हुआ, हम लोगों की मौत के बाद क्या होगा, इस दुनिया के अलावा बाकी की दुनिया कैसी होती है, जमीन आसमान का फर्क क्या है, आसमान में कौन सी दुनिया बसती है, मरने के वक्त कैसा लगता है, मरने के बाद क्या होता है। ये बड़े सिंपल सवाल है, लेकिन कुछ लोग इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, आज की कहानी है वो। कहते हैं कि काला जादू, तंत्र मंत्र और ये सारी चीजें, अंधविश्वास आमतौर पर उन लोगों को ज्यादा होता है, वो लोग ज्यादा घिरे होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन वक्त वक्त पर ये चीजें गलत साबित होती रही। बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान, जानकार, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट ऐसे लोग भी कई बार इन चीजों का शिकार होते हैं। कहानी केरल के तिरुवनंतपुरम की है और खत्म होती है जाकर अरुणाचल प्रदेश में। केरल में एक लड़की रहा करती थी, उसका नाम है आर्या बी नायर, उम्र 29 साल। आर्या तिरुवनंतपुरम में ही एक स्कूल में फ्रेंच पढ़ाया करती थी। अच्छी खासी पढ़ी लिखी, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, सब सेटल। तो आर्या अचानक 27 मार्च को तिरुवनंतपुरम से गायब हो जाती है। अब शाम तक जब वो घर नहीं लौटती तो घर वालों को चिंता होती है, और उस चिंता की एक वजह थी, आर्या की शादी तय हो गई थी और ये शादी अगले महीने होनी थी, यानी कि मई में। और ये शादी आर्या की मर्जी से तय हुई थी। ऐसा कुछ नहीं था कि आर्या को कहीं और इश्क मोहब्बत थी, सब जबरन शादी करा रहे थे। सब कुछ परिवार और आर्या की सहमति और मर्जी से ये शादी तय हुई और आर्या भी खुश थी। लेकिन अचानक शादी से महीने भर पहले 27 मार्च को तिरुवनंतपुरम से आर्या गायब हो जाती है और बिना किसी वजह के। घर वालों को फिक्र होती है, उसे तमाम ढूंढते हैं, तमाम दोस्तों से पूछते हैं, पता नहीं चलता। तो फिर रात को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब पुलिस स्टेशन जब रिपोर्ट लिखती है तो उसके बाद आर्या के मोबाइल के जरिए उसके लोकेशन को ट्रेस करती है। तो पहली चीज जो पता चलती है वो ये कि आर्या तो तिरुवनंतपुरम में है ही नहीं, वो तो असम निकल गई है और उसका उस वक्त लास्ट लोकेशन गुवाहाटी दिखाई दे रहा था। अब घर वालों को लगा कि आर्या गुवाहाटी कैसे, अब उसके बाकी के कॉल डिटेल कहाँ डाले गए। तो उस कॉल डिटेल में 2 नंबर और थे जो उस शाम जिससे ज्यादा बातचीत हुई, और गुवाहाटी पहुंचने के बाद उस नंबरों से बातचीत नहीं हुई थी। वो 2 नंबर 2 लोगों के थे, हस्बैंड वाइफ के। उनमें से एक का नाम था नवीन थॉमस, उम्र 35 साल, और दूसरे का नंबर था जो देवी थॉमस। देवी नवीन की वाइफ थी। नवीन और देवी की शादी को करीब 11 साल हो चुके थे और दोनों खुश, दोनों की फैमिली बहुत अच्छी। देवी की जो फादर वो केरला के रिनोन्ड फोटोग्राफर थे और अच्छी खासी उनकी सोसाइटी में इज्जत, और दोनों आयुर्वेद के भी डॉक्टर। और जो देवी थी वो भी एक स्कूल में जर्मन पढ़ाया करती थी, जर्मन लैंग्वेज, उसी स्कूल में जहां नायर फ्रेंच पढ़ाया करती थी। और उसी स्कूल में पढ़ाने के दौरान इन दोनों की दोस्ती हुई, दोनों बहुत अच्छी सहेली बन गई और फिर एक दूसरे के घर आना जाना भी हुआ। नवीन थॉमस भी जानता था आर्या नायर को, क्योंकि उसे मालूम था उसकी वाइफ की सहेली है कि स्कूल में दोनों पढ़ाते हैं। और तीनों बेहद पढ़े लिखे, तीनों वेल सेटल्ड, पैसे की कमी नहीं, अच्छा घर, फैमिली अच्छी। तो अब जब पुलिस ने चेक किया तो पता चला कि आर्या के साथ जो लोकेशन था, जो बातचीत हुई आखिरी, तो वो नवीन और देवी की थी, खासतौर पर देवी की, नवीन की भी नहीं। तो अब देवी के कॉल डिटेल से जब पता चला तो घर वालों से पूछा गया तो पता चला हाँ, देवी तो दोस्त है आर्या की। लेकिन बिना बताए भी ये लोग गुवाहाटी क्यों गए, अब ये फिक्र थी। लेकिन फिर लगा कि होगा कुछ काम, लौट आएंगे। अब इसके आगे कुछ पता नहीं घर वालों को। 27 से 28 मार्च हो गया, आर्या का कोई खबर नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ था। अब इधर दूसरी कहानी शुरू होती है। 27 मार्च को तिरुवनंतपुरम की एक फ्लाइट से 3 लोग गुवाहाटी पहुंचते हैं और ये तीनों यही थे, नवीन थॉमस, उसकी वाइफ देवी और आर्या, देवी की सहेली। तीनों वहां पहुंचकर एक होटल में चेक इन करते हैं, थोड़ा बहुत गुवाहाटी घूमते हैं
और फिर नेक्स्ट डे 28 मार्च को ये लोग फिर गुवाहाटी से निकलते हैं और अरुणाचल प्रदेश पहुंचते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जीरो टाउन वहां जाने के बाद ये लोग एक होटल में चेक इन करते हैं और इस होटल का नाम था होटल ब्लू पाइन। तो होटल ब्लू पाइन में 28 मार्च को एक मेल और 2 फीमेल यानी कि थॉमस, उसकी वाइफ देवी और फिर आर्या, ये तीनों ब्लू पाइन होटल में एक ही रूम लेते हैं और तीनों शेयर करते हैं कि रूम, एक एक्स्ट्रा बेड उसमें उन्होंने होटल के स्टाफ से बोला था आप लगा दें। उसके बाद 28 मार्च को ये पहुंचे। 28 मार्च की शाम को इन्होंने अरुणाचल प्रदेश और ये जो जीरो इलाका है, सिटी है, वहां घूमा। फिर 29 मार्च को भी ये लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलते हैं और पूरे शहर के चक्कर काटते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर वापस आते हैं। 30 मार्च को भी ये घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, आते हैं और होटल में नॉर्मल रहते हैं। 31 मार्च को भी ये तीनों बाहर जाते हैं और नॉर्मल बिल्कुल तमाम होटल स्टाफ से ढंग से मिलते हैं। तो 28 को चेक इन करते हैं और 28, 29, 30, 31 इन 4 दिनों में ये अलग अलग जो एक टूरिस्ट होता है उसकी तरह घूमते हैं। फिर 1 अप्रैल आ जाती है। 1 अप्रैल को सुबह से ये लोग कमरे के अंदर है। अच्छा, इन्होंने अपना होटल का बिल भी दे रखा था एडवांस में ही। तब ये निकले नहीं। कई बार होता है आदमी 4 दिन से घूम रहा है, होटल वालों को भी लगा कि हो सकता है कुछ मजबूरियां हो, तो ये लोग बाहर निकले नहीं। होटल स्टाफ ने भी ध्यान नहीं दिया। अब 1 से 2 अप्रैल हो गई। जब 2 अप्रैल की तारीख आई तो फिर सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी लोग बाहर नहीं आए और उस वक्त बुफे भी लगता था कि बाहर आ जाएंगे तो ये लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन कमरे से कोई आया नहीं। बुफे का टाइम 10:30 के आसपास था। होटल स्टाफ को लगा 24 घंटे हो गए ये लोग कमरे से बाहर नहीं आए, क्योंकि एक और भी थी कि रूम की क्लीनिंग होती है। तो वो सफाई करने वाले ने भी डोरबेल बजाया। 1 अप्रैल को उन्होंने खोला नहीं। कई बार होता है कि ठीक है बिजी होंगे, लेकिन जब 2 अप्रैल की सुबह भी मॉर्निंग में डोरबेल बजाया गया, खुला नहीं, ब्रेकफास्ट के लिए आए नहीं, तब होटल के स्टाफ ने जाकर अपने मैनेजर को खबर दी। मैनेजर को लगा कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो, तो उसने रूम में कॉल करना शुरू किया, लेकिन रूम में लैंडलाइन फोन बजता रहा, किसी ने फोन उठाया नहीं। इसके बाद किसी को भेजा होटल स्टाफ को, डोरबेल बजाया, खुला नहीं। काफी देर हो गई। जो नंबर उन्होंने रजिस्टर पर लिखाया था उस नंबर से मोबाइल पर भी कॉल किया, कोई जवाब नहीं। सुबह के लगभग 10:30 बज गए। जब बहुत देर तक घंटी और तमाम चीजों के बावजूद कुछ खुला नहीं, तब होटल स्टाफ को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो क्या किया जाए। फिर उन्होंने फैसला किया कि मास्टर की से दरवाजा खोलते हैं। इसके बाद मास्टर की से जैसे ही दरवाजा खोला, सारे चौंक पड़े। सामने रूम में 2 लाशें पड़ी थी। एक बेड पर जो लाश थी वो नवीन थॉमस की थी। दूसरी लाश होटल के कमरे के फर्श पर पड़ी थी, वो देवी की थी, नवीन की वाइफ की। अब होटल स्टाफ को लगा कि इस कमरे में 3 लोग थे, 2 की लाश पड़ी है, इसका मतलब है कि तीसरी फिर महिला आर्या बची, तो वो कहाँ है। दिमाग में उस वक्त यही चल रहा है कि शायद उसी ने कत्ल किया। लेकिन तभी अब वो कमरे के अंदर बाकी खून तमाम बेड पे भी, फर्श पे भी, और कुछ खून के निशान बाथरूम की तरफ जा रहे थे। अब होटल के कुछ स्टाफ जब बाथरूम की तरफ गए तो वहां से एक चीख के वापस आया। तीसरी लाश बाथरूम में पड़ी थी, आर्या की। फौरन पुलिस को खबर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। अब पुलिस ने कमरे को पूरी तलाशी ली, बॉडी को चेक किया। तीनों की मौत लगभग एक तरीके से कि कलाई पर कट का निशान था किसी तेजधार हथियार से, और कमरे के अंदर कोई भी ऐसी मतलब चीज दिखाई नहीं दी जिससे लगा कि कोई फोर्सफुली इन पर हमला किया गया है। बेड अपनी जगह, सामान उनकी अपनी जगह, और सबसे बड़ी बात यह थी कि कमरा अंदर से लॉक भी था, तो कमरे के अंदर कोई फोर्सफुली आ नहीं सकता। हालांकि मास्टर की भी है गुंजाइश, पुलिस रखती है कि कुछ आए और मार दे। तो अब पुलिस देख रही है और तीनों के कत्ल का तरीका भी लगभग एक जैसा। ऐसा लगा कि कातिल ने बड़ी होशियारी से कत्ल किया है। अब इसके बाद पुलिस कमरे की बारीकी से छानबीन करती है, तभी उसकी नजर एक कमरे में रखी प्लेट पर जाती है। उस प्लेट पर कुछ बाल रखे हुए थे, बालों के गुच्छे। अब कई होटल में आप जाते हैं तो बहुत सारे आपको जैसे टी
की मशीन होती है, चाय आप पी सकते हैं, कुछ प्लेट्स होते हैं वहां रखे हुए। तो वैसी एक टी प्लेट, उसमें बालों का गुच्छा। अब ये बात गले नहीं उतरती कि भाई बाल प्लेट में कोई क्यों रखेगा, और उसी प्लेट के पास बालों के गुच्छा के बराबर में कुछ ब्लैक ब्रेसलेट भी पड़े हुए हैं, और वो भी बड़ा अजीब लग रहा है। अब इन चीजों को देखकर पुलिस का माथा ठनका, फिर और तलाशी लेके कि कुछ सबूत मिले। तभी पुलिस को बेड के किनारे टेबल पर एक पेपर में एक नोट मिलता है, और उस नोट में ये लिखा था कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी, अब हम जा रहे हैं। तो इस नोट के मिलते ही लग गया कि यह मामला सुसाइड का है, क्योंकि कमरे के अंदर नोट था। लेकिन अब अरुणाचल पुलिस ये कैसे तय करे कि ये नोट इनमें से किसी ने एक ने लिखा है। अब पुलिस रिसेप्शन पर जाती है, उनकी डिटेल निकालती है, डिटेल बिल्कुल सही था। ये लोग, इन्होंने बताया तिरुवनंतपुरम से आए हैं, नाम जो उनका था वो आईडी कार्ड भी दिया था। सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो सुसाइड नोट 2 लाइन का लिखा था कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी, अब जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने नीचे एक फोन नंबर लिखा था, और ये फोन नंबर देवी के फादर का था, वही देवी के फादर जो एक रिनोन्ड फोटोग्राफर थे। तो सुसाइड नोट के साथ वो फोन नंबर, पुलिस ने फौरन उस नंबर पर फोन किया और पूछा, देवी मेरी बेटी है और नवीन मेरा दामाद, इनकी 11 साल पहले शादी हुई, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तब पुलिस ने बताया कि ये मामला है, और एक तीसरी लाश भी मिली है जिसका नाम आर्या है। तो आप क्या जानते हैं? उन्होंने कहा, आर्या को मैं जानता हूँ, मेरी बेटी की फ्रेंड है वो। अब इधर आर्या के फैमिली को भी, चूंकि केरल पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी आर्या के फादर के कहने पर, तो उनके जरिए केरल पुलिस और आर्या के फादर को भी ये खबर दी गई। अब उन्होंने कहा गया कि आप आइए यहाँ 0 अरुणाचल प्रदेश। पुलिस ने लाश को उठाया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया। सुसाइड नोट जब फैमिली वालों को दिखाया गया तो पहचान लिया कि राइटिंग जो है ये थॉमस की है। हालांकि उसके बावजूद पुलिस ने उसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एग्जामिन के लिए भेज दिया। लेकिन अब इस सुसाइड नोट में हमने अपनी जिंदगी जी ली और अब हम जा रहे हैं, और उस प्लेट में रखे हुए कुछ बालों के गुच्छे, काले रंग के ब्रेसलेट, इन सारी चीजों का मतलब क्या, और क्यों इन्होंने केरल से निकलकर अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से सिटी को चुना सुसाइड करने के लिए? अगर ये सुसाइड है, ये सवाल अरुणाचल प्रदेश पुलिस के भी मन में। फैमिली का इंतजार किया, फैमिली आई, फैमिली से पूछताछ हुई। इस दौरान में इन सभी के जो दोस्त थे उन लोगों से भी पूछताछ की, फोन पर भी बातचीत हुई। तो जब बातचीत हुई तो पहली बार देवी के फादर ने कहा कि पिछले कुछ वक्त से मेरी बेटी और मेरा सन इन लॉ, दामाद जो है नवीन, ये लोग बड़े सोसाइटी से अलग कट कर रहते थे। दोनों आयुर्वेद के डॉक्टर थे, अच्छी खासी इनकी इनकम थी, पार्ट टाइम में ये स्कूलों में पढ़ाते थे, और बेटी भी उनकी जर्मन पढ़ाती थी। उनका जो दामाद है वो भी फ्रेंच पढ़ाया करता था एक अलग स्कूल में, और सब कुछ ठीक था। 11 साल की शादीशुदा जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं, दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार। और जो सहेली थी उसकी आर्या, उसके साथ भी देवी का बड़ा अच्छा रिश्ता था। तो फिर यहाँ आकर क्यों? अब पुलिस को भी इस सवाल के जवाब तलाशने थे, तो बहुत सारे लोगों से पूछताछ की। इसके बाद अब पुलिस ने इसी दौरान में अपनी जांच ये की कि देवी, आर्या और नवीन थॉमस, इन तीनों के ऑनलाइन पर क्या एक्टिविटीज थी उसको टटोलना शुरू किया। जब तीनों के ऑनलाइन इंटरनेट पे क्या क्या ये सर्च करते हैं, वहां पर जब गए ये, तो बड़ी अजीब अजीब चीजें ये लोग सर्च कर रहे थे, और वो सर्च पिछले 1 महीने या 1.5 महीने से चल रहा था। जो मेनली तीनों ने अलग अलग अपने अपने इंटरनेट, अपने अपने पासवर्ड से सर्च किया, नवीन ने, देवी ने या फिर आर्या ने, उसमें जो कुछ कॉमन चीजें थी वो ये थी। एक, लाइफ आफ्टर डेथ, मौत के बाद की जिंदगी कैसी होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस, क्या एलियन है। इसके अलावा इंटरगैलेक्टिक ट्रेवल, मतलब ब्रह्मांड की यात्रा, ब्रह्मांड में क्या है, कैसे क्या कुछ हो सकता है। डिफरेंट रियम्स,
तब अलग अलग जो पहले की दुनिया, बाद की दुनिया, उससे पहले की दुनिया, आने वाली दुनिया, तो ये डिफरेंट अलग अलग चीजें हैं जो हमारे पूर्वजों हम सब ने गुजारी, ये क्या है। तो जब ये सारे सर्च सामने आए पुलिस वालों के और वो सुसाइड नोट कि हमने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी ली, अब हम जा रहे हैं, और यहाँ सर्च में इंटरनेट पे ये दिख रहा है कि लाइफ आफ्टर डेथ, इसके अलावा ब्रह्मांड की यात्रा, क्या एलियंस होते हैं, इन सारी चीजों को जब पुलिस ने देखा तो फिर उस सुसाइड नोट के साथ जब मिलान किया तो शुरुआत यही है कि इन तीनों ने अपनी जान दी। फिर फैमिली वालों से जब पहुंचे और पूरी पूछताछ हुई तो उन्होंने इस बात की गवाही दी कि पिछले कुछ वक्त से तीनों ब्लैक मैजिक और इस दुनिया के बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा बात करते थे, और इन्होंने बड़ा अपने आप को एक समेट लिया था। इनके सर्किल में कोई और आता ही नहीं था, बस यही तीन लोग थे, देवी, उसकी दोस्त आर्या और नवीन। और ये लोग जितने टाइम फ्री होते, चाहे स्कूल में वो लोग पार्ट टाइम पढ़ाती थी, नवीन अपना आयुर्वेद का काम करता था और देवी भी आयुर्वेद की डॉक्टर थी, तो बाकी टाइम ये लोग तीनों घंटों बैठकर बात करते थे। और जब इंटरनेट का ये सर्च सामने आया तो पता चला कि ये क्या सर्च करते थे। ये सर्च करते थे जिंदगी के बाद की मौत, मौत के बाद की जिंदगी, मौत के बाद की कहानी, एलियंस की मौजूदगी, ब्रह्मांड का सफर, पूर्वजों की जिंदगी, पूर्वजों की मौत, और इन सारी चीजों में वही सवाल कि जिंदगी तो हम सब देख रहे हैं, जिंदगी के बाद की जो जिंदगी होती है आफ्टर डेथ, वो कैसी होती है, मौत के बाद क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अब आप सोचिए, तीन लोग, पति पत्नी और उसकी एक दोस्त, तीनों बेहद पढ़े लिखे, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने वाले, मतलब जर्मन भी वो जानते, फ्रेंच भी वो जानते, इंग्लिश भी वो जानते, लोकल लैंग्वेज भी वो जानते, आयुर्वेद के एक्सपर्ट, और ऐसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग इन सवालों में उलझ गए कि इस जिंदगी के पार दूसरी जिंदगी का सच क्या है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल मन में होते हैं जिनके जवाब तलाशने चाहिए, लेकिन उन सवालों के जवाब को तलाशने के लिए आपकी जिंदगी खुद सवाल बन जाए और आप ये कदम उठाएं, इसका क्या मतलब है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस का मानना है कि ये सारे जो सबूत आए हैं उसके बाद उनके जो उन्होंने कहा है वो यही है कि शायद ये सभी यहाँ इसीलिए आए थे कि 3-4-5 दिन पहले जिंदगी को एंजॉय करेंगे और उसके बाद जिंदगी के बाद की जिंदगी यानी आफ्टर डेथ क्या होता है उसका एक्सपीरियंस लेंगे, और उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए जरूरी है कि पहले तीनों मरे, और वही हुआ। इससे पहले भी इस तरह की कई कहानियां आपको सुनाया हूं, लेकिन यहीं पे एक मिथ टूटता है कि बहुत सारे लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, बहुत सारे तंत्र मंत्र ओझा ये सारी चीजें छोटी छोटी जगहों पर होती हैं, लेकिन तिरुवनंतपुरम की तीन लोग वहां से एक लंबा सफर, गुवाहाटी से अरुणाचल, और फिर ये सारी चीजें। हालांकि इस सारी चीजें में सारे सबूत, और अरुणाचल प्रदेश पुलिस का मानना है कि कहीं इसमें फाउल प्ले नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से भी ये क्लियर हो गया कि उस कमरे में कोई और गया नहीं। तो फिर वजह यही है, और सुसाइड नोट में जो लिखा और उनके जो इंटरनेट पे सर्च है। लेकिन इस सवाल का जवाब मिलना भी बाकी है कि अगर उन्हें यही कदम उठाना था तो फिर तिरुवनंतपुरम से सैकड़ों मील या कई हजार किलोमीटर का सफर तय कर अरुणाचल प्रदेश क्यों पहुंचे। आखिर उनके इस कदम से उस शहर या उस इलाके उसका क्या रिश्ता है, क्या पता कुछ और ऐसे राज हों जो आने वाले वक्त में पता चल जाए, और अगर ऐसा होगा तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो ये थी आज की बेहद अजीबोगरीब कहानी, काला जादू, ब्लैक मैजिक। एक हद तक रहे तो ठीक है, लेकिन अगर बात जिंदगी और मौत और फिर मौत के बाद की जिंदगी तक चला जाए और उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाना पड़े तो फिर बात गंभीर हो जाती है। खैर, कहानी में आज इतना